नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कहते हैं सियासत के कई रूप हैं, लेकिन अगर सियासत के सभी रंग आपको देखने हैं तो चुनाव के वक्त देखिए। साल 2023 और साल 2024 कुछ महीने देश की राजनीति के लिए बेहद अहम है। विधानसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है। अगले महीने आने वाले नतीजों का सबको इंतजार है और उसके बाद शुरू होगा 2024 में दिल्ली की गद्दी का घमासान। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने एक दूसरे को मात देने के लिए मंडल और कमंडल की राजनीति को धार देना शुरू कर दिया है और इसके लिए आरक्षण और राम नाम पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। किसके राम, सबके राम। 24 में जनता किसे करे प्रणाम। मंडल कमंडल दोनों मजबूरी, जनता के लिए कितना जरूरी। किसके पाले में वोट बरसे, कौन 24 में वोट को तरसे। राम राम सियासी विश्लेषण, 24 से पब्लिक मूड का परीक्षण। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है और 3 दिसंबर की तारीख देश के सियासी दलों के लिए नए साल की दशा और दिशा तय करेगी। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनावी चौसर की गोटियां जमाने में जुट गए हैं। देश की सियासत में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई जारी है। आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद सत्ता का दूसरा रास्ता और भगवान राम के नाम के सहारे बैतरणी पार करने का है, यानी कमंडल के सहारे वोटर्स को जोड़ने का। बीजेपी के कमंडल के जवाब में 2024 की लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार ने आरक्षण का कार्ड खेल दिया है। 2024 के लिए मंडल पॉलिटिक्स। पहले बिहार में जातिगत जनगणना सर्वे रिपोर्ट, उसके बाद नीतीश सरकार का आरक्षण वाला दाव। लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश ने बिहार की जमीन से ऐसा एजेंडा सेट किया जिसने दिल्ली से सत्ता संभालने वालों को भी टेंशन में डाल दिया। बिहार की जातीय राजनीति में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, इसकी सुगबुगाहट तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। लेकिन विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट की बारीकियां गिनाते हुए नीतीश कुमार ने इसका प्रस्ताव भी पेश कर दिया। नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का जो प्रस्ताव पेश किया है, उसके मुताबिक बिहार में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति यानी एससी का फिलहाल 16% आरक्षण है, जिसे बढ़ाकर 20% किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को फिलहाल 1% आरक्षण मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 2% किया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को मिलाकर 30% आरक्षण मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 43% किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को फिलहाल 3% आरक्षण मिल रहा है, जिसे खत्म कर दिया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल रहा है, जो बरकरार रहेगा। यानी कुल आरक्षण का दायरा जो फिलहाल 60% है, वो 75% हो जाएगा। अब इसके बाद अनारक्षित वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में सिर्फ 25% जगह ही बच पाएगी। हालांकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को फिलहाल 18% आरक्षण मिल रहा है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 12% आरक्षण मिल रहा है। लेकिन 30 से 42% होने पर ईबीसी और ओबीसी का अलग अलग कितना आरक्षण बढ़ेगा, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन दोनों का आरक्षण 30 से बढ़कर 43 हो जाएगा। ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में पेश हो गया है। नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव ने बीजेपी को असमंजस में जरूर डाल दिया है, लेकिन चुनाव को करीब देखते हुए पार्टी ने इसका समर्थन करने में देरी नहीं दिखाई। मैंने उनसे 2 आग्रह किया। एक तो जो गणना हुई है वो त्रुटिपूर्ण, कई जातियों ने अपने गणना कम होने की शिकायत की है। मैंने उनको सरकार को कहा है कि सरकार का दायित्व है कि लोगों की शंकाओं का समाधान करे। दूसरा मैंने कहा है कि इस त्रुटिपूर्ण आंकड़ा के बावजूद अगर वो आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। भाजपा को इसका हम लोगों का समर्थन करना पड़ा है और ताजुब की बात है कि भारत सरकार नेतृत्व जिसका नरेंद्र मोदी करते वो मना करते हैं और बिहार वालों को मजबूरन हम लोगों का साथ देना पड़ता है। संवैधानिक दायरे में
अगर कोई ऐसा सामाजिक जाति समूह है जिससे आरक्षण की आवश्यकता है, जो गणना में जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन के आधार पर अगर लगता है कि उसके आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई इतराज नहीं। विवादों की वजह से नीतीश कुमार के विरोधी भले ही उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं बता रहे हो, लेकिन मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश का एक सच ये भी है कि उन्होंने मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को आरक्षण से धार देने का फॉर्मूला निकाला है। बिहार में जातिगत जनगणना करवाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पास कराया है। साथ ही मोदी सरकार के महिला बिल के मास्टर स्ट्रोक के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन वाले ओबीसी आरक्षण की तगड़ी मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी हर रैली में ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं और इन सब को देखते हुए माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को हराने के लिए मंडल पॉलिटिक्स पर पूरी तरह फोकस है। सियासत में राम नाम का वोट। मंडल की राजनीति आपने देखी, अब बात करते हैं देश में हो रही कमंडल की राजनीति पर। चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इस समय पूरी राजनीति राम पर फोकस हो गई है। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी भले ही चुनावी राज्यों में हों, लेकिन हर चुनावी रैली और हर जनसभा में राम और राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को जनता के सामने पूरी तत्परता से उठा रहे हैं। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। अयोध्या में अगले साल यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पीएम मोदी इस आयोजन के मुख्य यजमान होंगे। तो राम मंदिर के शुभारंभ से पहले योगी सरकार ने पहली बार अपनी पूरी कैबिनेट लेकर अयोध्या पहुंच गए। रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट की ये तस्वीरें बताती है कि 2024 की राजनीति का मूल मंत्र एक बार फिर से कमंडल ही है। अयोध्या बीते 7 वर्षों से जहां पर दीपोत्सव का अनूठा कार्यक्रम आयोजित होता है और इस बार ये 7वां वर्ष है। दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए अयोध्या तैयार है। छोटी दीपावली जिस दिन भगवान श्री राम का आगमन होता है उस रात से दीपावली की एक रात पहले यानी छोटी दीपावली को दीप यहाँ पर जगमगाए जाते हैं, इस मान्यता के साथ कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका से अयोध्या वापस आए थे तो उस रात अयोध्या को दीपों की रोशनी से जगमगा दिया गया था और उसी के प्रतीक के स्वरूप में हर वर्ष यहाँ पर बीते 7 सालों से योगी सरकार में दीपोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली की जंग की तारीख भी नजदीक आ रही। ऐसे में अयोध्या को इस बार खास तौर से तैयार किया गया है।
अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने से पहले की ये आखिरी दिवाली है। यही वजह है कि इस बार अयोध्या के दीपोत्सव को बेहद खास बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार दीपोत्सव इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि बस 2.5 महीने बाद ही यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और 22 जनवरी 2024 की वो तारीख जब भगवान श्री राम लला उनकी मूर्ति की अयोध्या के उस भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अनुष्ठान काफ़ी पहले से शुरू हो जाएगा, तो इस लिहाज से भी इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। 2024 के लिए सजने वाले राजनीतिक मंचों के लिए भी अयोध्या के दीपोत्सव को खास बनाने की तैयारी है। पिछले 7 सालों से अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाला अयोध्या का दीपोत्सव एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है और इस नए रिकॉर्ड की झलक का 2024 में भी दिखना तय है। अब हम आपको लेकर के आ गए हैं दीपोत्सव कार्यक्रम के मुख्य स्थल पर, राम की पहड़ी पर। सरयू नदी आपको सामने बहती नजर आ रही है, दोनों तरफ आपको घाट नजर आ रहे हैं और घाट के दोनों किनारों पर यानी दोनों तट पर सजे हुए आपको लाखों की संख्या में दिए नजर आ रहे हैं। एक खास बात ये भी है कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हर वर्ष अपने ही कीर्तिमान को ध्वस्त करके फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है और हर बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आयोजन दर्ज हो जाता है। पिछली बार 15 लाख दिए जला करके उससे पिछला रिकॉर्ड तोड़ा गया था और इस बार 21 लाख दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लोगों का ये उत्साह है, लोगों की ये श्रद्धा और आस्था है कि 21 लाख का लक्ष्य पीछे छोड़कर 25 लाख दियों को जलाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ चुका है अयोध्या दीपोत्सव का ये कार्यक्रम। ये जो आप दिए देख रहे हैं ये 25 लाख की संख्या है इनकी और ये पूरी राम की जो पैड़ी है वहाँ से गुजरते हुए अयोध्या के तमाम प्रमुख स्थलों पर अलग अलग स्थानों पर ये दिए स्थापित किए गए हैं। अयोध्या का भव्य राम मंदिर, अयोध्या की सजावट, 25 लाख दियों की जगमगाहट और श्री राम के नाम का उद्घोष निश्चित तौर पर विपक्ष के दिल को डरा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस भी चुनावी मंचों से राम नाम के सहारे जनता से जुड़ने की कवायद शुरू कर चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या और राम मंदिर ने लोकसभा में 2 सीट से 303 सीटों तक पहुंचाया। अब उसी राम मंदिर की भव्यता के सहारे बीजेपी एक बार फिर 2024 की जंग जीतने की तैयारी कर रही है और इसकी झलक अयोध्या के घाट से दिखने लगी है। दीपोत्सव का कार्यक्रम हर घाट पर आयोजित हो रहा है, लेकिन ये सबसे खास है। अब मन में सवाल उठेगा कि ये इतना खास क्यों है, तो ये बता दें हम आपको कि ये जो आप दियों की कतार देख रहे हैं इसको बड़े गौर से देखिएगा और समझाने की कोशिश हम करेंगे कि ये दियों से जो आप पूरी कतार देख रहे हैं और कुछ जगहों पर आप मार्किंग देख रहे हैं, जैसे ये 17 नंबर है, ये 16 नंबर है, उधर बीच में आप देखेंगे ये मार्किंग, ये चौक से पहले निशान बनाया जा रहा है। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम के जिस मंदिर का सदियों से इंतजार हो रहा है, दीपोत्सव के माध्यम से उस मंदिर की आकृति को यहाँ पर उकेरा जा रहा है। यकीन मानिए जब ये दियों से ये आकृति जगमगाएगी छोटी दिवाली पे तो आपको इतना खूबसूरत दृश्य नजर आएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 की लड़ाई एनडीए और इंडिया अलायंस की करो या मरो की लड़ाई है। विधानसभा चुनावों में विपक्षी एकता भले ही बिखरती नजर आ रही हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि 3 दिसंबर के बाद हालात बदलेंगे और देश की राजनीति का रुख कुछ और होगा। और यही वजह है कि विपक्ष कछुए की रफ्तार से ही सही लेकिन अपने एजेंडे में जुटा है और सत्ता पक्ष इसकी काट ढूंढने की कवायद कर रहा है। अयोध्या से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।